नमस्कार दोस्तों। तो आज बिहार इलेक्शन पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, कर ही लेंगे बात। सब तो कर ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग। बिहार में अब जमघट लग रहा है, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। अब जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सरकार वाली पार्टियां और विपक्ष, वो सब कोरोना से लड़ते हुए साथ ही साथ चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। बढ़िया है। और अब कितना फोकस चुनाव में है और कितना कोविड-19 चाइनीज वायरस को ख़त्म करने में और इकॉनमी ठीक करने में है, ये तो उनके मन की बात है। और मन की बात में तो मोदी जी बताए नहीं। तो चलिए मानते हैं कि सारे लोग सही काम कर रहे हैं, कर रहे होंगे। बात तो बिहार इलेक्शन की मैं ये कर रहा हूँ, मतलब बात करने लायक क्या है बिहार इलेक्शन में? क्या बात करने लायक है? ठीक है, बिहार इलेक्शन होगा, लाइन लगेंगे लोग, वोटें डाली जाएंगी सैनिटाइज करके, और फिर विधायक बनेंगे। फिर वो विधायक सीएम चुनेंगे या पहले से फिक्स हैं? शायद पहले से फिक्स है। फिर शपथ ग्रहण होगा, आप और हम लाइव देखेंगे। और यही तो होता है ना। तो फिर बात क्या करनी है इसमें? तो बात दरअसल ये करते हैं, जैसे कि ये जो चुनाव में जितनी प्रक्रियाएं मैंने बोला, उससे अलग भी एक है कुछ, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो है कि चुनाव दरअसल हम लोग का अधिकार है किसी को चुनना। अच्छा, या मेन वही है, मुख्य रूप से चुनाव यही है। हम लोग का राइट है किसी को चुने, जिसको चाहते हैं उसको चुने। और अगर ये अच्छे से होता है, बहुमत जिसको चाहता है अगर वो आता है, तो फिर ये प्रक्रिया सफल है। हाँ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम तो क्या है हम बताते हैं। यहाँ पर चुनाव होगा तो मुख्य उद्देश्य होता है या मुख्य आकर्षण होता है, कौन बनेगा सीएम, मुख्यमंत्री, क्योंकि सारे पावर और डिसीजन उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं फ्रॉम आरजेडी, और नीतीश कुमार जी हैं फ्रॉम जेडीयू एंड बीजेपी। और यही है। अब जिन लोगों को भी तेजस्वी यादव जी पसंद है वो उन्हें वोट देंगे, और अगर उनसे बहुमत सहमत हुआ तो वो सीएम बनेंगे। और सेम चीज़ नीतीश कुमार जी के लिए भी। हाँ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताता हूँ। अब एक बड़ा, अगर छोटा होता तो लोकतंत्र में तो बहुमत की आवाज़ होती है, पर एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है जो ऑप्शन 1 से सहमत नहीं है सीएम फेस के लिए, और ऑप्शन 2 से भी सहमत नहीं दिख रहा है। अब उनके लिए समस्या हो गई है भाई, करें तो करें क्या? तीसरा किसी को सीएम बना दें अपार्ट फ्रॉम दिस टू बिग पार्टीज, तो वो तो थोड़ा मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। और ये हम और आप जानते हैं। ये जो दो मेजर पार्टियां हैं, यूपीए लेड बाय आरजेडी
एंड द एनडीए लेड बाय बीजेपी एंड जेडीयू। अब लेड कौन है ये तो थोड़ा सा मामला पेचीदा है। अब तीर वाले से पूछेंगे तो कहेगा लेड बाय जेडीयू, और कमल वाला कहेगा पता नहीं, कमल वाला तो यहाँ कुछ कहता ही नहीं है। बिहार बीजेपी का तो मामला गड़बड़ है, ये तो जेडीयू को ही फॉलो कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से देखते हैं, आरजेडी ने अपना फेस दिया, उनके लोग उनको वोट करेंगे। जेडीयू ने अपना फेस दिया, नीतीश कुमार, उनके लोग उनको वोट करेंगे। और कांग्रेस का तो अब भी इतना बड़ा जनाधार नहीं है, तो कोई नहीं, उनके लोग सोचें क्या करें। पर बीजेपी का अपना जनाधार बहुत बड़ा स्तर पे बिहार में है, और कहीं ना कहीं उनके लोग चाहते हैं। इसका आपने सबूत देखा होगा, हम लोगों ने देखा जब पिछली बार आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी गए थे, उसके बाद भी 58 समथिंग 50 से 60 के बीच में सीटें आई बीजेपी की अकेले दम पे। छोटे मोटे लोग थे साथ में, छोटे मोटे पार्टियां, लोग सम्मानित हैं भाई, छोटी मोटी पार्टियां। तो इस प्रकार से इनका अपना कैडर बिहार में है बीजेपी का, लेकिन इतना बड़ा कैडर होते हुए भी इन्होंने अपना फेस सीएम के लिए नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो गया है। वे लोग कहीं ना कहीं फोर्स्ड हैं टू चूज समवन, जिनको कि वे लोग पसंद में भी करते हों कभी। नीतीश कुमार जी हैं, और उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए 15 साल से हैं, बहुत लोग अब बदलाव चाहते हैं। परंतु आप यहाँ पे वापस उसी फेस के साथ, नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इन्होंने काफ़ी बिहार का विकास किया था अपने फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट 5 साल में, और उसके बाद पे चर्चा होगी कभी। उसके बाद विकास मनलायक से भी बहुत नीचे है। तो अब लेकिन बदलाव का मतलब ये थोड़े ना है कि आप बदलाव चाहिए। चुनाव है तो एक ही आदमी को सीएम आप बनाइए, अगर सबको पसंद है तो बनाइए, पर अपना कैडर जो बीजेपी का है, जो उनका लोग हैं, जो उन्हें ही पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी, बीजेपी तो क्योंकि अभी के लोग पता नहीं किस प्रकार से इसको देखते हैं, अभी जो बीजेपी के लोग हैं शायद अपना क्रेडिट समझते हैं कि क्या। लेकिन बीजेपी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संदेश और जो इनका मान बढ़ा के गए हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये सारे लोग का अच्छा काम और अच्छा संदेश, ईमानदारी और कठिन परिश्रम जुड़ा हुआ है, और इसलिए लोग पसंद करते हैं उस सिंबल को। तो अब जब लोग सिंबल को पसंद कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि उस सिंबल को अच्छे लोग के पास उपलब्ध कराओ, अच्छे लोग को दो वो सिंबल, ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो जाए। ब्लाइंड फेथ अगर कोई करता है और आपने आदमी का चुनाव सही नहीं किया एज अ पार्टी फॉर द कैंडिडेट, तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। पर यहाँ बात डायरेक्ट सीएम लेवल की है। डायरेक्ट बात करें तो यहाँ का वो एक बड़ा वर्ग, और उसके साथ भी और भी लोग हैं जो बीजेपी को भी शायद पसंद न करे, लेकिन इन दो से अलग उनको चाहिए। तो उन लोगों की बात होगी आज कि अब दोनों नहीं चाहिए, तो क्या तीसरा सीएम का फेस, और सिंपली क्योंकि बीजेपी का बड़ा जनाधार है जिनको कि एक सीएम फेस चाहिए, तो क्या बीजेपी को एक सीएम फेस नहीं देना चाहिए था? जरूरत है उसकी और मांग है जनता की, देनी चाहिए थी। क्योंकि आप तो अपना एल्जेब्रा देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, फेयर एनफ फॉर यू, एंड आप सोचो, मैं क्यों सोचूं, आप सोचो उसके बारे में, हाउ विल यू विन, हाउ विल यू मेक योर सपोर्टर एज अ सीएम। आप अपना सीएम तो बनाने का सोचते भी नहीं हो बीजेपी, बट लोकतंत्र इज फॉर पीपल्स राइट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अब लोग अगर चाह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम फेस आए, तो उसका सम्मान भी होना चाहिए।
और नहीं अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये जन भावना के खिलाफ किया गया कदम नहीं होगा क्या? नीतीश कुमार जी टैलेंटेड हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका काफ़ी सम्मान है बिहार में, ठीक है, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं। पर अब 15 साल के बाद बिल्कुल बदलाव चाहते हैं लोग, एक न्यू एनर्जी चाहते हैं। और जो जैसे कि नीतीश कुमार जेडीयू के हैं तो वे लोग तो खुश हो जाएंगे, पर बीजेपी के लोग एक नया फेस चाहते हैं और ये उनके साथ गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए, ये तो एक बिहार इलेक्शन का गड़बड़ प्रॉब्लम मैंने बताया, और इस पे तो बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आई मीन सिर्फ हम लोग, जनता कर रही है, मैं यानी कि जनता कर रही है। पर ऊपर के लोग ने इग्नोर मार दिया कि जाएगा कहाँ जाओगे कहाँ, और जाओगे कहाँ वाली जो मेंटालिटी है, बात उसकी है आज, और बात उसकी करेंगे विस्तार से। ये जाओगे कहाँ, हम कहीं चले जाएंगे, आपने तो कोई खरीद रखा नहीं है, विचारधारा से सहमत हैं तो लोग वोट करता है, परंतु जाओगे कहाँ, कहीं भी चला जाएगा, और कहाँ जाएगा वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन अगर आप इतना, अब क्या है ना, यहाँ पे जो एक पार्टी है उसको अपने विपक्ष पे इतना भरोसा होता है कि ये तो इतना ज़्यादा खराब है कि मेरा आदमी इसको तो वोट देगा नहीं, ये परिस्थिति है। और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दोनों लोगों को इसीलिए आता है कि मेरा आदमी उसको वोट नहीं देगा, एंड जबकि होना चाहिए था कि भाई दोनों को वोट मिलने का चांस होना चाहिए था, दोनों तीनों जितने भी हों, तब जाके एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी होता है, लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब बात ऐसी आ जाती है ड्यू टू द मिस्टेक्स, किसने ऐसी गलती कर रखी है कि ये इसको तो वोट कभी नहीं देगा, तो इससे इसका मन बढ़ जाता है कि मैं जो भी करूं वोट तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोड़ी सी बदलाव करी 2013 में, और उसकी मैं बात करता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जाएगा कहाँ, उसका जवाब है कि लोग नोटा भी दबाते हैं। बहुत लोग तो जाते नहीं, अगर मतलब कोई नहीं पसंद, सिंपली जो जिन लोगों की मैंने बात की उनको कोई नहीं पसंद, ऑप्शन 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, और 1 2 ही तो मेजर है, तो 3 4 और क्या पसंद होगा, जो कि हालात है, जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है। तो उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, उस बड़े पोर्शन में से कुछ लोग, हु केयर्स कि जाओ, और कोई नहीं पसंद है तो क्यों जाएं, बट कुछ लोग निकलते हैं और जा कर के नोटा दबा के आते हैं। और वो नोटा जो है उसका कोई प्रैक्टिकल फर्क तो नहीं पड़ता है, बट वो डाटा जो है ना हिस्टोरिकल रूप से रिजर्व हो जाता है। एंड बिकॉज दोज पीपल, वे किसी को पसंद नहीं करते हुए भी, आई रियली थैंक देम एंड आई रियली रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट देम, उनकी मैं आदर करता हूँ आज, और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्हें मालूम है कि नोटा दबा के आएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो लाइक अ वेस्ट ऑफ वोट की मतलब बर्बादी टाइप, आई मीन इससे जीत हार पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा मैसेज अभी आएगा जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा मैसेज आया है, जो ये कुछ लोग, टोटल नहीं, बहुत सारे लोग जिनको पसंद नहीं थे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, वो घर में रह गए, क्या छोड़ो मुझे कोई नहीं पसंद, पर उसमें से कुछ लोग निकले कि नोटा दबाएंगे, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, मुझे इनमें से कोई नहीं पसंद। और वो लोग देखिएगा, उन लोगों के कारण नियम में कुछ बदलाव आएगा, सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, बहुत समस्या है भाई, आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए। और अभी जो मैं ये एग्जाम्पल, ये जस्ट बात मैं एक्चुअली नोटा की करने वाला हूँ कि नोटा में जो लोग वोट करते हैं उसका क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, और उसका क्या आगे जाकर के सिस्टम में प्रभाव पड़ना चाहिए। तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया रिसेंट कि बिहार में क्या परिस्थिति है।
अब वो जो मैंने जो लोग बताया जिनको कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 नहीं पसंद है, वो क्या करेंगे? आइदर दे विल स्टे एट होम और दे आर फोर्स टू चूज समवन। उनको पता है कि अगर मेरा आदमी जीतता भी है तो सीएम वो बनेगा जो मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे किसी की भी विरोध की बात बिल्कुल नहीं है, बात यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट की है। वन इज फ्री टू लाइक समवन और डिसलाइक समवन इन डेमोक्रेसी। तो वो जा करके तो वो कहीं ना कहीं उसके राइट का हनन है, वो चुन रहा है, लेकिन समवेयर वो जान रहा है कि इट्स नॉट एज पर व्हाट आई वांट। और तीसरा लोग जो नोटा दबाएगा, यही 3 ऑप्शन है। तो जो जिन्होंने नोटा दबा रखा है उस पर एक नज़र डालते हैं और उससे कुछ एनालिसिस करने में मदद मिलेगा। देखिए, मैंने डाटा इकट्ठा किया, रिसर्च किया, बिहार की बात है, बिहार का ही रिसर्च किया। तो सबसे पहले ये जाने कि 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे ये अलाउ किया कि ईवीएम में एक नन ऑफ द एबव ऑप्शन भी होना चाहिए। पर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर उस समय जिस उद्देश्य से ये डाला गया था, तो उद्देश्य था कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये नोटा जो है 10, 20, 15, 100, 500 रहता ना तो लोग इग्नोर कर देते, पर इसका नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और उससे एक मैसेज जो आता है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि ये जो लोग हैं, क्या इनका राइट नहीं है क्या? ठीक है, तो अभी बताता हूं मैं नंबर, आप देखिए। तो 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। और मेरे पास 2019 का डाटा है, 2019 लोकसभा चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम चुने गए। 2019 में पूरे इंडिया में 1.1% टोटल जो वोट हुए उसके 1.1% वोट नोटा में पड़े। इतनी बड़ी नंबर में 1.1% वोट नोटा में पड़ना, और ये तो शुरुआत है, कल को ये 5% हो सकता है। तो यहाँ लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं और भी डाटा बताता हूँ बिहार का, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से आप लोगों को सोचना चाहिए। पूरे देश में जो लोग हैं, खासकर जो बिहार से हैं, आप सोचिए कि 2019 इलेक्शन में पूरे देश में 1.1% वोट नोटा को गया, पर बिहार में 2.2% वोट नोटा को गया। नेशनल एवरेज से सीधे डबल। हर एक 100 में 2.2 जो वोट है उसे कोई नहीं पसंद। तो क्या ये पार्टियां को सोचना नहीं चाहिए कि भाई ये अभी डाटा कम लग रहा है क्योंकि सारे की बात हो रही है, कहीं कहीं मामला और भी क्लोज गया है। डाटा देखिए, बिहार का लोकसभा क्षेत्र है गोपालगंज। बिहार का लोकसभा क्षेत्र गोपालगंज पूरे 543 सीट्स में पूरे देश में सबसे ज़्यादा नोटा गोपालगंज में गया है। वहाँ पे 51,660 लोग नोटा दबा के आए हैं। आप सोचिए, जो जीतता है उसको 4 लाख 5 लाख वोट मिलता है, और गोपालगंज में 51,660 लोग नोटा दबा के आए हैं। इनको न बीजेपी का कैंडिडेट पसंद था, बीजेपी यानी एनडीए, और ना यूपीए, और न कोई निर्दलीय में से ही पसंद था, न छोटी पार्टियों में से। सारा डाटा देखिए। यहाँ पे जेडीयू के आलोक कुमार सुमन जी जीते, उन्होंने सुरेंद्र राम आरजेडी के हैं उनको हरा दिया। अब इन दोनों को, खास करके सुरेंद्र राम जी को और आलोक कुमार सुमन जी को सोचना चाहिए कि 51,600 लोग जब आपके ओपोनेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपको भी नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को ही नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन। और भी पश्चिम चंपारण जो लोकसभा, हाँ, और भी गोपालगंज में जो नोटा था वो तीसरे नंबर पे रहा था, बाकी सब नीचे 1, 2, 3। ठीक है, वहाँ जेडीयू था, आरजेडी था, तीसरे नंबर पे नोटा। तालियां बजा लीजिए नोटा के लिए। पश्चिम चंपारण में नोटा पे 45,700 वोट पड़ा। 45,000 लोग, 45,700 लोग जाकर के नोटा दबाया, उन्हें कोई नहीं पसंद। यहाँ भी नोटा तीसरे पोजीशन पे रहा। यहाँ पे और बड़ा ही मज़ेदार बात, यहाँ के जो विजयी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल हैं,
जिन्हें बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है बिहार प्रदेश का, और ब्रिजेश कुमार कुशवाहा आरएलएसपी से थे, जो कि हार गए। यहाँ भी नोटा 45,000 पड़ा। और एक बात करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आप इसको सुनेंगे बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। ये डाटा देखिए, ये डाटा है ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरे बहुत करीब है, बिहार का जहानाबाद। जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 27,683 वोट नोटा को पड़े हैं, जो कि टोटल का 3.4% है। पर मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? जीत हार का जो अंतर था जहानाबाद में, वो मात्र 1751 था। मात्र 1751, 1751, और नोटा में पड़े वोट की संख्या है 27,683। जिन्हें कोई नहीं पसंद, जिन्होंने अपना वोट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट बर्बाद करके आए, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट पर ऐसे टू गिव द मैसेज, देखिए कितना बड़ा मैसेज वो देकर आए। कुडोस टू दोज पीपल, थैंक यू टू दोज पीपल, कि आप घर में रह सकते थे, हमको किसी को वोट ही नहीं देना है, पर वो निकले और अपना इस विरोध को दर्ज कराया, और इसकी बात होगी। आज मैं कर रहा हूँ और लोग करेंगे, लोगों ने किया भी होगा, बड़े स्तर पे जाएगा, कुछ बदलाव होगा। तो जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदेश्वर प्रसाद जी जेडीयू से थे, इनको 3,35,584 वोट मिला, और आरजेडी के सुरेंद्र यादव जी को 3,33,000 वोट मिला। मात्र 1751 वोट का डिफरेंस था, और नोटा पे पड़ा 27,683 वोट। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका कैंडिडेट सिलेक्शन गलत है। देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए, अरुण कुमार जी हैं, राष्ट्रीय समता पार्टी, सेक्युलर सब जोड़ के पता नहीं, लोग समझते हैं कि उनका पार्टी अविंद्र भगवान के लेवल का हो गया, राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्युलर, या जो भी, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर, जेडीयू भी सेक्युलर है भाई। तो सेक्युलर का मीनिंग शायद ही पता हो सब लोगों को। तो अरुण कुमार जी को 34,000 वोट मिले हैं। यहाँ पे नोटा को अरुण कुमार जी हराने में सफल हुए। नोटा चौथे नंबर पे है, लेकिन चौथे नंबर पे है। पैसे देख लें तो चंदेश्वर प्रसाद जी जो हैं 1 नंबर पे, वो 10th पास हैं, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ा है, बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 10th पास है, 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है इनके पास, जो इन्होंने बताया है। और सुरेंद्र यादव जी के पास 9 करोड़ की ही संपत्ति है, और शायद जनता में ये मैसेज अच्छा नहीं गया कि इतने कम पैसे, 14 करोड़ हैं, ज़्यादा पैसे, तो लेट्स वोट फॉर हिम। अल्टीमेटली चंदेश्वर प्रसाद जी जीते जेडीयू के जहानाबाद से। आपने क्या देखा कि ऐसा और भी होगा जहां पे नोटा के वोट्स जीत हार के अंतर से ज़्यादा होंगे, यानी कि ऐसे लोग, आप उनका जितना भी तारीफ कीजिए कम है। कोई बोल सकता है कि गया वोट बर्बाद करके आ गया, लेकिन अभी से 20, 25, 30 या 40 साल के बाद जब डाटा एनालिसिस होगा ना, तो इन लोगों की वोट जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाने में मदद करेगी। जब जनता की इच्छा ही लोकतंत्र है, तो जब टोटल भारत में 1%, बिहार में 2%, किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे गोपालगंज में 5%, लोग जब, और जीत हार का अंतर कितना होता है, 1-2% होता है। तो चलिए, जहाँ पे जीत हार का अंतर मान लीजिए कि 2 लाख है और नोटा पे 50,000 पड़ा, वहाँ ओके चलो ठीक है। बट लाइक जहानाबाद 1751 एंड जीत हार का अंतर एंड नोटा पे गया 27,000, तो क्या यहाँ पे उन 27,000 लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं? तो यहाँ से 2 बातें हैं जो निकलती है। एक कि ये जो हो रहा है, लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोटा दबना, लोगों को दबाना इज अ गुड थिंग। जाओ, कोई नहीं पसंद है तो घर में मत बैठो, जाओ नोटा दबा के आओ। या तो तुम कोई सिलेक्ट कर लो, बट लाइक हमको नहीं पसंद है कोई, अगर तो घर में नहीं बैठो, जाके वोट दे के आओ। ये मत सोचो टाइम बर्बाद हो ये वो, क्योंकि ये डाटा बनेगा,
आपका वोट पॉलिसी निर्माण करने में मदद करने वाला है। आप देखिए ना, जहानाबाद का ये जो केस स्टडी है, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। और बिहार में चुनाव है तो बिहार में ये बात करना जरूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा नोटा बिहार में पड़ा है। यानी बिहार के लोग कितना अवेयर हैं। आई एम प्राउड ऑन बिहार पीपल। बिहार का हूँ, मुझे इस बात का गर्व हो रहा है। लोग कितने पॉलिटिकली अवेयर हैं। वोट नहीं देना किसी को तो नोटा दबा के है, सोचो। हाउ ग्रेट, थैंक यू। मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ और कहूँगा, हमारे लोग कितने ज़्यादा पॉलिटिकली एजुकेटेड हो गए हैं। अभी उनको कोई नहीं पसंद तो नोटा दबा के विरोध दर्ज करके आते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं पसंद, पर मैं अपना राइट जानता हूँ कि जाकर वोट देना इज़ माई राइट, आई विल गो, आई विल वोट। तुमने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, इट्स योर फेल्यूर। तो यहाँ से सबसे मेन जो पॉइंट है वो होता है पार्टियों को, जो मेजर पार्टियाँ हैं, जिनको मेजर हमने बनाया है, उनके ज़्यादा लोगों को जिताया, अब वो मेजर बन गए। तो उनकी एक जिम्मेवारी है कि आप ऐसे कैंडिडेट को उतारो जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें ना भाई, ठीक है। आपका आइडिया का फाइट है, एवरीथिंग। और एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 लोग लड़ते हैं, बड़ी पार्टी और दूसरी बड़ी पार्टी और फिर छोटी सी पार्टी और बाकी थोड़े छोटे मोटे छुटे पुटे लोग पार्टी से निकाले, और एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाते हुए बीच में अटके, और उसे फूले, जितने भी मतलब सारे लड़ते हैं, 10, 12, 9। और उसके बावजूद लास्ट ऑप्शन पे नोटा रहता है। एक आदमी गया, एक नहीं, 56,000 लोग गोपालगंज में गए, 27,000 लोग जहानाबाद में गए, 40,000 लोग गए पश्चिम चंपारण में। उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो 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 नोटा। इट्स समथिंग अनडेमोक्रेटिक एज अ प्रोसेस। जो भी मतलब रिजल्ट आया कि इतने लोग अच्छे नहीं है, तो ये फेल्यूर है उन पार्टीज का, मेजर पार्टीज का, जो ऐसे कैंडिडेट नहीं चुन पाए जिनको कि लोग पसंद करें। आप देखो, दोनों पार्टी पसंद नहीं भाई। दिस इज समथिंग वेयर यू विल हैव टू डू द इंट्रोस्पेक्शन। आपको सोचने की जरूरत है यहाँ पे, ये चीज। तो एक पहली बात ये है कि आप इस नोटा के फिगर से कैंडिडेट सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, ये यहाँ से निकल के आती है। क्योंकि नोटा के अब नंबर्स जो हैं हार जीत के डिफरेंस से ज़्यादा है। अब आपको सोचना होगा, लोगों को नोटा सिंपली दबाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिनको कोई नहीं पसंद वो आकर के नोटा दबाएं, इट्स गुड फॉर द डेमोक्रेसी। लेकिन नोटा उनको दबाना पड़ रहा है, दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कोई चुनाव ही नहीं, ये ऐसे तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि नोटा से पावर अभी तो शिफ्ट हो नहीं रहा, तो पावर तो उसको चला गया जिसको बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे। मेजोरिटी है वो तो ठीक है, पर नोटा का नंबर बढ़ना इज अनफॉर्चुनेट। और इसको कम करने के लिए पार्टीज को ध्यान देना ही चाहिए और अच्छे कैंडिडेट चुनना चाहिए। एक तो ये चीज़ निकल के आती है। दूसरा क्या निकल करके इसमें से बात आता है जो कि सोचने लायक है कि भाई लोग नोटा दबाए बड़े संख्या में, तो क्या कोई नियम आनी चाहिए? मैं कहता हूँ आनी ही चाहिए कि कोई फिक्स परसेंटेज ऑफ नोटा अगर दब जाए तो उसका रिजल्ट पे असर होना चाहिए, ताकि भय बने कैंडिडेट्स में कि हम जो कैंडिडेट उतार रहे हैं उसका छवि बढ़िया हो, ईमानदार हो, हार्ड वर्किंग हो, और लोग उसको पसंद करेंगे। फिर नहीं तो आपको जो ज़्यादा पैसा अगर देता है उसको आप उतारोगे तो लोग को कैसे पसंद आएगा? क्योंकि बाद में वो पैसा तो वसूलेगा लोगों से ना, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, सीधी बात। दे आर फोर्स्ड। अब क्या है कि ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज द स्टार्ट। नोटा दबाने का आइडिया जो है लोगों में आ रहा है, पर बहुत लोग का मेंटेलिटी है कि नहीं जी 1 2 3 में से तो चुनना है, चलो जी जो सबसे कम खराब लग रहा है वो चुन लेंगे। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द मेजोरिटी। लेकिन जब वो ये ऐसे सोचने लगेंगे कि मुझे कोई नहीं चुनना, नोटा दबाओ नोटा दबाओ, तो देयर विल बी अ टाइम जब नोटा का संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ऐसे समय में
तो ऐसे में आप उसको उसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं रखोगे, तो फिर ये सिस्टम थोड़ा सा कोलैप्स करेगा, या डेमोक्रेटिकली थोड़ा सा ये इथिकल नहीं है। तो दूसरा ये होना चाहिए कि एक सिस्टम बने कि अगर ये थ्रेशोल्ड, ये लिमिट को नोटा क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर इसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा। सिंपली जो भी आप जिस तरह से भी हो, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे कभी बात होगी। तो उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन में जो है सो अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, ऐसा प्रेशर पार्टियों पे पड़ेगा, एंड दैट वुड बी गुड फॉर डेमोक्रेसी। सो दो चीज़ यहाँ पे, तो तीन बातें हम लोग ने देखा कि बिहार में बीजेपी का सीएम फेस एक बड़ा वर्ग को चाहिए और वो मिला नहीं, तो उनके डेमोक्रेटिक राइट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हनन हुआ यहाँ पे। और इसी से रिलेटेड मेजर जो बात था नोटा, कि नोटा दब रहा है, और इस पे पार्टी को सोचना चाहिए कि नोटा दबे नहीं, और एक सिस्टम बनना चाहिए कि नोटा जब एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करे तो फिर उसका रिजल्ट पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ताकि नोटा दबाने की नौबत नहीं आए लोगों को, ऐसा पहले से ही ऐसा कैंडिडेट प्लान करें लोग। तो ठीक है, फ़िलहाल यही, इस पे आप अपने कमेंट्स बताइए कि क्या नोटा के बारे में हमारे विचार सही हैं, और क्या बिहार में जो ऑप्शन की कमी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो बिल्कुल ही